स्त्राव जमा होता है तो वह गुदा के गोलाई में दो मांसपेशियां होती हैं जिन्हें स्फिंक्टर कहा जाता है, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। उसके बीच में वह स्त्राव जमा होने लगता है और धीरे धीरे उन दो मसल्स मांसपेशियों के बीच वह स्त्राव बढ़ने लगता है। उसे उस जगह पर फैलने के लिए आसान रास्ता मिलता है और जिसकी वजह से वह स्त्राव बढ़ते हुए गुदा के बगल में पहुंच जाता है और फिर मरीज को गुदा के मुंह से कुछ दूरी पर एक गांठ महसूस होती है जो बहुत दर्द करती है, सूज जाती है। उस स्थान को छूने पर काफ़ी गर्म महसूस होता है, वो जगह लाल हो जाती है, बैठने उठने में। आइए आज हम बात करेंगे फिस्चुला की। फिस्चुला जिसे आम भाषा में भगंदर या नाली घाव भी कहा जाता है, वास्तव में आपके टॉयलेट के जगह के से कुछ दूरी पर एक छिद्र है जिसका दूसरा सिरा गुदा के भीतर या तो गुदा में या मलाशय यानी रेक्टम में खुलता है और वहाँ से जमा हुई दूषित वस्तुएं, कंटैमिनेटेड कलेक्शन उस छेद से बाहर निकलता है। इसी को फिस्चुला कहते हैं। मगर गुदा के बगल का यह मवाद भरा फोड़ा यदि मवाद को चीरा लगाकर बाहर न निकाला जाए तो उस मवाद का प्रेशर बाह्य स्किन पर इतना ज़्यादा होता है कि आखिर में वह स्किन फट जाती है और मवाद बाहर निकलने लगती है। जैसे ही ये मवाद बाहर निकलती है, उस मवाद के प्रेशर से जो आपकी सेंसरी नर्व्स थी, जो संवेदनशील तंत्रिका थी, उन पर प्रेशर कम हो जाता है। मरीज का दर्द काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है, मरीज को राहत मिलती है और वह समझता है कि मवाद निकल गई है और अब हमें पूरा आराम हो जाएगा। मगर ऐसा बहुधा होता नहीं है, क्योंकि मवाद जब निकलती है तो केवल जो लिक्विड मवाद है वो। अब सवाल यह उठता है कि क्या फिस्चुला दवाओं से पूरी तरह से ठीक हो सकता है? फिस्चुला होता क्यों है? दरअसल हमारे टॉयलेट के भीतर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें एनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये ग्रंथियां एक प्रकार का स्त्राव बाहर निकालती है जिससे आपकी गुदा की जो भीतरी त्वचा है वह नरम मुलायम रहती है और जिससे मल निकास सुगम हो जाता है। यदि किसी वजह से इन ग्रंथियों का, इन ग्लैंड्स का जो मुंह है जहाँ से वे गुदा के भीतर डिस्चार्ज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, वो बंद हो जाए तो उनका जो सिक्रीशन है, उनका जो स्त्राव है, वह उस ग्रंथि के भीतर ही जमा होता है और धीरे धीरे वह ग्रंथि उस स्त्राव से भरती जाती है और फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जो पीप का, पस का रूप ले लेता है।
अब गुदा के बगल में जो गांठ बन गई है उसमें मवाद या पस होता है, जिसका तुरंत निकाल देना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप उस पस को बाहर नहीं निकालते हैं वह भीतर ही भीतर फैलता जाएगा, और चूंकि उन दो स्फिंक्टर मसल के बीच में काफ़ी जगह होती है, वह गुदा की पूरी गोलाई में भी फैल सकता है। तो यदि उसका तुरंत इलाज कर उस मवाद को निकाला न जाए तो वह बीमारी काफ़ी उग्र रूप ले लेती है। बहुधा यह होता है कि मरीज को ऐसा लगता है कि वह एक बॉयल है या बाल तोड़ है या एक मामूली गांठ है, और वह या तो अपनी मर्जी से कुछ पेन किलर खा लेता है, कुछ चीज़ वहाँ लगा लेता है, कुछ सिकाई कर लेता है, या यदि आपको फिस्चुला हो चुका है तो उसकी प्रारंभिक या प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। उस जगह को नहाते समय अच्छे से साबुन से साफ करें और बाद में नेपकिन से पोंछ लें। अब गुदा के बगल में जो गांठ बन गई है उसमें मवाद या पस होता है, जिसका तुरंत निकाल देना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप उस पस को बाहर नहीं निकालते हैं वह भीतर ही भीतर फैलता जाएगा, और चूंकि उन दो स्फिंक्टर मसल के बीच में काफ़ी जगह होती है, वह गुदा की पूरी गोलाई में भी फैल सकता है। तो यदि उसका तुरंत इलाज कर उस मवाद को निकाला न जाए तो वह बीमारी काफ़ी उग्र रूप ले लेती है। बहुधा यह होता है कि मरीज को ऐसा लगता है कि वह एक बॉयल है या बाल तोड़ है या एक मामूली गांठ है, और वह या तो अपनी मर्जी से कुछ पेन किलर खा लेता है, कुछ चीज़ वहाँ लगा लेता है, कुछ सिकाई कर लेता है, या फिस्चुला की कोई लेबोरेटरी जांच या कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई विशेष जांच की जाती है। तो पहले तो खून की सामान्य जांच, ये पता करने के लिए कि उसे इन्फेक्शन कितना है। यदि आपको दूसरी बीमारी की शंका है, जैसे क्रॉन्स डिसीज़ की या आंतों की किसी बीमारी का, तो उसके लिए आंत का पूरा दूरबीन से निरीक्षण, जिसे सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कहा जाता है, वह किया जा सकता है। फिर एक दो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें पहले में उस बाह्य छिद्र से एक विशेष प्रकार की दवा अब फिस्चुला की जांच कैसे की जाती है, उस फिस्चुला का रोग निदान कैसे किया जाता है। पहले तो मरीज की पूरी बीमारी की शुरुआत से लेके उस दिन तक की हिस्ट्री को समझा जाता है कि वह तकलीफ किस तरह से प्रारंभ हुई। हालांकि अधिकांश मरीजों में उसके शुरुआत होने के ढंग बिल्कुल समान होते हैं कि बगल में एक गांठ हुई, कुछ दिन दर्द की, फूट गई, आराम हो गया, मगर फिर वह बीच बीच में कम ज़्यादा होती रहती है। बीच में स्त्राव होता है, बीच में बंद हो जाता है, बीच में बहुत अच्छा लगता है, बीच में वापस से तकलीफ हो जाती है। और इस उधेड़-बुन में मरीज करीब 6 से लेकर 24 महीने बिना किसी
क्षार सूत्र को किसी अनुभवी अब फिस्चुला में क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यदि फिस्चुला पुराना हो तो कई बार ऐसा होता है कि उसका छिद्र बंद हो गया है, मुंह बंद हो गया है, मगर अंदर इन्फेक्शन है, तो वह इन्फेक्शन क्षार सूत्र विधि एक प्रामाणिक चिकित्सा विधि है जिसमें यह जो दवा युक्त धागा डाला जाता अब फिस्चुला के बन जाने के बाद में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनसे रोग का निदान आसान हो जाता है। मरीज अपने गुदा के बगल में एक छिद्र की, एक होल की कंप्लेंट करता है जिसमें से बीच बीच में से स्त्राव निकलता है, डिस्चार्ज होता है। वह जगह गीली रहती है, उस जगह पर बेचैनी, खुजली, कपड़ों पर दाग लगना, बुखार आना, ठंड लगना, काम में मन नहीं लगना। कुछ नीम हकीम आयुर्वेद के क्षार सूत्र का सहारा लेके मरीज के भीतर में धागा डालते हैं, मगर यह धागा एक साधारण सिलाई का धागा होता है जिस पे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है, न ही उसे किसी तरह से स्टरलाइज किया जाता है, ना ही इन झोला छाप डॉक्टरों को पता होता है कि यह धागा कहाँ डालना चाहिए और कैसे उसका आगे बदलाव करना चाहिए। कई बार कोई दूषित जगह पे रखा हुआ धागा इस्तेमाल किया जाता है। यह उपचार विधि उनके क्लिनिक में ही कर दी जाती है जहां पर स्टरलाइजेशन का कोई तरीका नहीं होता है, सब तरह से कंटेमिनेशन रहता है और इसकी वजह से उस फिस्चुला के
उस मवाद भरी गांठ के फूट जाने के बाद अधिकांश मरीज इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उनके लक्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, वह घाव पूरी तरह से भर जाए और आगे भी भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो। क्योंकि जब मवाद फूटकर बाहर निकलती है उसी समय वह गुदा के अंदर या आपके रेक्टम के भीतर भी अपना रास्ता बनाती है, वहाँ भी फूटती है और फिर अंदर से लेकर बाहर तक एक सुरंग बन जाती है, एक टनल बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है जिसमें दूषित पदार्थ जमा होने लग जाते हैं और कुछ समय बाद वापस से मरीज को वहीं पुरानी तरह की सूजन आ जाती है और उसे फिर से लक्षणों का वही दोहराव दिखाई पड़ता है। अब फिस्टुला के बन जाने के बाद में कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनसे रोग का निदान आसान हो जाता है। मरीज अपने गुदा के बगल में एक छिद्र की, एक होल की कंप्लेंट करता है जिसमें से बीच बीच में से स्त्राव निकलता है, डिस्चार्ज होता है। वह जगह गीली रहती है, उस जगह पर बेचैनी, खुजली, कपड़ों पर दाग लगना, बुखार आना, ठंड लगना, काम में मन नहीं लगना, कमजोरी महसूस होना, टॉयलेट करते समय भीतर में दर्द होना और कई बार बैठने में, खासकर वाहन चलाते समय, कोई कसरत करते समय, कुर्सी पर यदि उसकी सतह हार्ड हो, कड़ी हो तो बैठने पर कई बार ऐसा भी होता है कि यह जो गांठ पक के फूटती है जिसे एब्सेस कहा जाता है, पेरिएनल एब्सेस कहते हैं, वह फूट जाने के बाद में उसका 90% से लेकर 95% तक का घाव भर जाता है, मगर अपने पीछे एक छेद छोड़ जाता है जिसमें से समय समय पर अंदर से मवाद या तरल सिक्रीशन या पतला खून निकलते रहते हैं। यदि वह रास्ता बहुत बड़ा हो तो उसमें से मरीज को गैस या मल भी पास हो सकता है। तो अब फिस्चुला में क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। यदि फिस्चुला पुराना हो तो कई बार ऐसा होता है कि उसका छिद्र बंद हो गया है, मुंह बंद हो गया है, मगर अंदर इन्फेक्शन है, तो वह इन्फेक्शन, वो मवाद अपना रास्ता ढूंढने के लिए कहीं और बगल से फैलकर वहां से फूट जाती है। तो मरीज को 2 फिस्चुला के छिद्र हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हमारे देखने में 8 से 10 छिद्र भी आए हैं, मगर यह उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब मरीज पूरी तरह से लापरवाह हो, उसने किसी तरह से कोई इलाज ही ना करवाया हो। ऐसी अवस्था में ही 2 से अधिक फिस्चुला के छेद हो सकते हैं। उसी तरह टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से भी मरीज को कई जगह पर फिस्चुला के छेद हो सकते हैं। उसी तरह बड़ी आंत का जो डिसीज, कई नीम हकीम और तथाकथित पाइल्स स्पेशलिस्ट जो फिस्चुला को जड़ से दूर करने का दावा करते हैं, वे अक्सर ऐसे अमानवीय तरीके अपनाते हैं कि मरीज की तकलीफ न केवल बढ़ जाती है बल्कि कई बार उनकी जान पे भी बन आती है। कुछ लोग फिस्चुला के बाहरी छेद में एक विशेष प्रकार का घोल प्रवेश करवाते हैं जो अंदर में दाह उत्पन्न करता है, भीषण इरिटेशन उत्पन्न करता है, जिससे वो जगह बहुत कुछ नीम हकीम
आयुर्वेद के क्षार सूत्र का सहारा लेके मरीज के भीतर में धागा डालते हैं, मगर यह धागा एक साधारण सिलाई का धागा होता है जिस पे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है, न ही उसे किसी तरह से स्टरलाइज किया जाता है, ना ही इन झोला छाप डॉक्टरों को पता होता है कि यह धागा कहाँ डालना चाहिए और कैसे उसका आगे बदलाव करना चाहिए। कई बार कोई कुछ नीम हकीम आयुर्वेद के क्षार सूत्र का सहारा लेके मरीज के भीतर में धागा डालते हैं, मगर यह धागा एक साधारण सिलाई का धागा होता है जिस पे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है, न ही उसे किसी तरह से स्टरलाइज किया जाता है, ना ही इन झोला छाप डॉक्टरों को पता होता है कि यह धागा कहाँ डालना चाहिए और कैसे उसका आगे कई बार ऐसा भी होता है कि यह जो गांठ पक के फूटती है, जिसे एब्सेस कहा जाता है, पेरिएनल एब्सेस कहते हैं, वह फूट जाने के बाद में उसका 90% से लेकर 95% तक का घाव भर जाता है, मगर अपने पीछे एक छेद छोड़ जाता है जिसमें से समय समय पर अंदर से मवाद या तरल सिक्रीशन या पतला खून निकलते रहते हैं। यदि वह रास्ता बहुत बड़ा हो तो उसमें से मरीज को गैस या मल भी पास हो सकता है। तो गैस का निकलना और मल का निकलना यह दर्शाता है कि अब आपके मल मार्ग के भीतर से बाहर की चमड़ी तक एक विकसित अब फिस्टुला के उपचार विधि क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो फिस्टुला की उपचार विधि या उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए शल्य क्रिया, सर्जरी कुछ नीम हकीम
आयुर्वेद के क्षार सूत्र का सहारा लेके मरीज के भीतर में धागा डालते हैं, मगर यह धागा एक साधारण सिलाई का धागा होता है जिस पे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं की जाती है, न ही उसे किसी तरह से स्टरलाइज किया जाता है, ना ही इन झोला छाप डॉक्टरों को पता होता है कि यह धागा कहाँ डालना चाहिए और कैसे उसका आगे बदलाव करना चाहिए। कई बार कोई दूषित जगह पे रखा हुआ धागा इस्तेमाल किया जाता है। यह उपचार विधि उनके क्लिनिक में फिस्चुला के उपचार के लिए कई आधुनिक पद्धतियां आ गई हैं, जिनमें लेज़र है, रेडियो सर्जरी है। फिस्चुला के ट्रैक में एक तरह का गोंद या जिसे ग्लू कहा जाता है वह प्रवेश कराया जाता है, जिससे वह रास्ता पूरी तरह से पैक हो जाता है और लक्षण कम हो जाते हैं। उसमें कई तरह के प्लग डाले जाते हैं जिससे वह मार्ग पूरी तरह से उस प्लग से पैक कर दिया जाता है। उस प्लग के आसपास नया मांस आ जाता है और वह छेद बंद हो जाता है। इसके अलावा भी कई आधुनिक चिकित्साएं पद्धतियां निकल रही हैं, मगर उनमें से कुछ अपेक्षानुसार सफल नहीं हुई, कुछ अभी अपने प्रारंभिक टेस्ट। क्षारसूत्र विधि एक प्रामाणिक चिकित्सा विधि है जिसमें यह जो दवा युक्त धागा डाला जाता है उसे हर सप्ताह कसने की ज़रूरत होती है। तो आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर वो पुराना धागा निकालकर उसी के सहारे नया धागा बांधेगा और उसे इतना टाइट करेगा कि वह काटने की, रोगग्रस्त भाग को काटने की क्षमता रखता हो। और हर सप्ताह यह धागा बदला जाता है जब तक कि आपका फिस्चुला का बाहरी और अंदरूनी भाग पूरी तरह से एक न हो जाए और वहाँ के आसपास के जो रोगग्रस्त टिश्यू हैं वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। यह प्रक्रिया फिस्चुला की मल मार्ग के भीतर से दूरी पर निर्भर। अब फिस्चुला के उपचार विधि क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? तो फिस्चुला की उपचार विधि या उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए शल्य क्रिया, सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। हालांकि आयुर्वेद में एक क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति होती है जिसमें धागों को एक विशेष दवाओं के घोल में लिपटा जाता है, उन्हें सुखाया जाता है और उस दवा युक्त धागे को फिस्चुला के बाहरी छिद्र से अंदरूनी छिद्र तक ले जाया जाता है। वहां से उसको बाहर निकालकर उसमें गांठ लगा दी जाती है। यह जो घोल होता है इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक वह कई नीम हकीम और तथाकथित पाइल्स स्पेशलिस्ट जो फिस्चुला को जड़ से दूर करने का दावा करते हैं, वे अक्सर ऐसे अमानवीय तरीके अपनाते हैं कि मरीज की तकलीफ न केवल बढ़ जाती है बल्कि कई बार उनकी जान पे भी बनाती है। कुछ लोग फिस्चुला के बाहरी छेद में एक विशेष प्रकार का घोल प्रवेश करवाते हैं जो अंदर में दाह उत्पन्न करता है, भीषण इरिटेशन उत्पन्न करता है, जिससे वो जगह बहुत सूज जाती है और जब वो उसका सूजन कम होती है तो वह जगह इस तरह से कड़ी हो जाती है कि उसका मुंह बंद हो जाता है और मरीज को राहत हो जाती है। मगर यह फिस्चुला में
ऑपरेशन का उद्देश्य यह होता है कि रोगग्रस्त भाग पूरी तरह से निकल जाए, वहां की मांसपेशियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, जिससे मरीज के मल या गैस नियंत्रण पर कोई खतरा न हो। वह जगह इतनी मजबूत हो जाए कि आगे जाकर वहां पर किसी तरह का दोबारा इन्फेक्शन संक्रमण होने का कोई खतरा न हो। वह जगह पूरी तरह से पहले जैसी गोल और नॉर्मल हो जाए। इसलिए हर सर्जन की यही इच्छा और भूमिका होती है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाए जिससे न केवल वह बीमारी दूर हो, बल्कि उस भाग को अपनी सामान्य अवस्था में लाया जा सके। इसमें क्षार सूत्र को किसी अनुभवी वैद्य से ही करवाना चाहिए, क्योंकि जब वह धागा डालने के लिए एक विशेष प्रोब या एक आंख वाली तार को गुदा के छेद, फिस्टुला के छेद से अंदर प्रवेश करवाया जाता है और उस आंख में वह दवा युक्त धागा डालकर उसे वापस खींच लिया जाता है और बाहरी छेद से गुदा के भीतर तक एक लूप बनाया जाता है जिसमें गांठ लगा दी जाती है और यह लूप और यह धागा हर हफ्ते बदला जाता है। यदि ये क्षार सूत्र करने वाला डॉक्टर अनुभवी ना हो तो हो सकता है कि वह गलत स्थान पर वह आंख वाला तार डाल दे। अब फिस्टुला की सर्जरी या शल्य क्रिया के बारे में। फिस्टुला का ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि जो रास्ता बन गया है, जो ट्रैक बन गई है, उसको शरीर से पूरी तरह से निकाल देना और पीछे जो घाव बनेगा उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, कोई विकार, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और वह घाव धीरे धीरे भर जाए। तो इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड या सर्वकालीन और एक्सेप्टेड विधि है उसे फिस्टुलोटॉमी कहते हैं, जिसमें शल्य क्रिया द्वारा उस ट्रैक को खोल दिया जाता है, वो ट्रैक का खराब भाग। फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद घाव की क्या देखभाल करनी है, क्या जटिलताएं पेश आ सकती हैं और घाव कितनी दिन में भर जाते हैं। जहां तक विशेष ध्यान देने की बात है तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना खान पान सही रखना है। उस घाव को दिन में 2 बार गर्म पानी में बैठ के अच्छी तरह से धोना है। अगर उसमें से कोई रिसाव हो रहा है तो उसको पोंछते रहना है, उस पर पैड लगा दिया जाए ताकि उसमें से होने वाला रिसाव आपके कपड़े गंदे ना करे, आपको बेचैनी महसूस ना हो। उसके आसपास की जगह गीली रहती है, वहाँ पर आप टैल्कम पाउडर डालकर उसको साफ और सूखी रख सकते हैं। आपने टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए, खासकर जीन्स या उसी तरह के टाइट ड्रेसेस। जितने आप लूज कपड़े पहनेंगे उतनी उस भाग को हवा लगेगी, उतना वो जल्दी घाव भरेगा, वह सूखा रहेगा। फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, खासकर वो फिस्टुला जिनका बाहरी छेद गुदा से काफ़ी दूर हो, फिस्टुला के कई छेद हों, फिस्टुला गुदा के दोनों तरफ हों। ऐसी अवस्था में जिन्हें कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहा जाता है या कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला कहा जाता है, उसमें मरीज को 2 या 2 से अधिक चरणों में वह ऑपरेशन करना होता है, जिसे स्टेज्ड फिस्टुलोटॉमी कहते हैं। और इसमें हर ऑपरेशन में एक एक फिस्टुला को डील किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है और जब वह ठीक हो जाता है तो फिर दूसरी ओर के फिस्टुला का या दूसरी तरफ के फिस्टुला का इलाज किया जाता है। तो यह तो आपकी बीमारी पर और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करेगा कि आपकी बीमारी एक ऑपरेशन से दूर हो। फिस्टुला के ऑपरेशन के बारे में मरीजों का दूसरा अंदेशा यह है कि
क्या यह घाव बहुत लंबे समय तक बना रहता है? क्या मरीज को उसके दौरान पूरी तरह घर पर आराम करना होता है? क्या उसके लिए रोज ड्रेसिंग करवाने की ज़रूरत होती है? क्या वह अपने रोज़मर्रा के कामकाज नहीं कर पाता? तो देखिए, आज के आधुनिक युग में फिस्टुला की सर्जरी इतनी सरल, इतनी सिंपल, इतनी क्विक हो गई है कि इस तरह की परेशानियां करीब करीब पेश नहीं आती। यदि आपका घाव छोटा है, यदि योग्य कुशल सर्जन ने उसे ऑपरेशन किया है, तो ना तो आपको ज़्यादा दिन आराम करने की ज़रूरत है, बहुधा आप 7 दिन से 10 दिन के भीतर। क्या फिस्टुला के मरीजों को अपने घाव के लिए कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है? क्या रोज़ उसका ड्रेसिंग करवाने अस्पताल जाना होता है, या किसी को, कंपाउंडर को, नर्स को घर बुलाना होता है? क्या घाव में टांके लगते हैं? क्या डॉक्टर के पास बार बार घाव की जांच करवाने जाना पड़ता है? तो ये आजकल करीब करीब नहीं जैसा हो गया है। अधिकांश समय आपको घाव की कोई रोज़ाना ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल गर्म पानी के टब में बैठ के सिकाई करनी है, उस जगह को पोंछ लेना है और उस पर डॉक्टर द्वारा दी गई क्रीम लगानी है, और उस पर आप पैड या रुमाल रखकर अपने अंतर्वस्त्र, अंडरगारमेंट्स और अपने सामान्य कपड़े पहन सकते हैं। जहाँ रही बात डॉक्टर के पास बार बार जाने की, तो बहुधा डॉक्टर आपको हर 15 दिन में विजिट करने की सलाह देते हैं, ताकि वे घाव का निरीक्षण करके ये पता कर सके कि आपका घाव किस तरह। क्या फिस्टुला का ऑपरेशन करने के बावजूद भी यह बीमारी बनी रह सकती है, या घाव भर जाने के बाद कुछ समय के पश्चात यह दोबारा हो सकती है? अब करीब 4 से 5% मरीजों में, खासकर उन मरीजों में जिसमें फिस्टुला के छेद एक से अधिक हो, फिस्टुला के साथ में टीबी की बीमारी हो या क्रॉन्स डिसीज की बीमारी हो, फिस्टुला बहुत फैला हुआ हो, मरीज की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो, मरीज ने डॉक्टरों के खान पान की और घाव के देखभाल की जो सलाह दी है उसमें कोई त्रुटि हो, उसे पूरी तरह से निर्वाह न किया हो, या फिर ऑपरेशन की विधि ही दोषपूर्ण हो, ऑपरेशन करने वाला सर्जन। फिस्टुला की शल्य क्रिया के बारे में लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, और कई बार इन्हीं गलत फहमियों, गलत धारणाओं की वजह से मरीज योग्य उपचार करवाने से कतराता है और तकलीफ सहन करता रहता है। इसमें सबसे प्रमुख रूप से पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद मरीज अपने मल और गैस पर कंट्रोल करने की क्षमता, कैपेसिटी खो देता है? देखिए, यह बात अधिकतर उन डॉक्टरों, हकीमों या झोला छाप डॉक्टरों ने फैलाई है जो